नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। कल उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इस बार इन 59 सीटों पर 624 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 2017 में इनमें से 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, जबकि एक सीट भाजपा के गठबंधन वाली अपना दल के खाते में गई थी। बाकी 2 सीटों पर कांग्रेस और 4 पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। वहीं बहुजन समाज पार्टी के खाते में भी 2 सीटें गई थी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में जनसभा की और जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनने पर एक हाथ में विकास की छड़ी होगी तो दूसरे हाथ में बुलडोजर की स्टीयरिंग होगी। प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, साथ ही माफियाओं और गुंडों के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। साथ ही उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा आतंकवादियों के साथ है। कुल मिलाकर यूपी चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे बयानों में तल्खी तेज होती जा रही है। खासकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बार बार मंचों से भाषण के दौरान बुलडोजर का जिक्र करना और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का उसके बदले पलटवार करना चर्चा का विषय बना हुआ है। अखिलेश सीएम योगी के पलटवार में कहते हैं कि इन्हें अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वर्तमान सरकार को यह भी कहा कि बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग घुमाने पर वो दूसरी तरफ चलने लगता है। बहरहाल अब क्या वाकई में बुलडोजर वाली सरकार आ रही है या फिर बार बार बुलडोजर का जिक्र करके सीएम योगी आदित्यनाथ एक माहौल बना रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बुलडोजर चला तो माफियाओं के खिलाफ ही है, भले ही वो किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हों। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। उससे पहले आपको हम सुना देते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का वो बयान जो उन्होंने अयोध्या में दिया। एक हाथ में विकास की छड़ी और दूसरे हाथ में बुलडोजर का स्टीयरिंग, दोनों एक साथ चलते हैं और इसी में समाजवादी पार्टी को परेशानी है, विपक्ष को तो इसी बात की परेशानी है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आया हूं यहां पर बाबा गोरखनाथ के पक्ष में समर्थन में आपसे अपील करने के लिए। देखिए, जब अयोध्या की 5 सीटें जीतेंगी तो भाइयों बहनों, ये 5 सीटें जीतेंगे तो उत्तर प्रदेश में 325 सीटों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। 325 सीट का मतलब एक मजबूत और दमदार सरकार होगी। दमदार सरकार, आप दमदार और मजबूत सरकार चाहते हैं ना, कि समाजवादी पार्टी की दुमदार और मजबूर सरकार? दुमदार और मजबूर नहीं, दमदार और मजबूत सरकार ये कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी। कौन देगा? आप सभी सहमत हैं? देखो, मैं अयोध्या की शुरुआत बाबा गोरखनाथ के चुनाव क्षेत्र से कर रहा हूं, क्योंकि बाबा गोरखनाथ की कृपा से ये पैदा हुए थे और इसीलिए मैं यहीं से प्रचार भी कर रहा हूं। जिता करके भेजेंगे सभी लोग। तो कुल मिलाकर सीएम योगी आदित्यनाथ हर भाषण में, हर मंच से बुलडोजर का जिक्र जरूर करते हैं। ऐसा लगता है सीएम योगी आदित्यनाथ को जो बुलडोजर है एक ब्रांड बन चुका है, वो इसे ब्रांड के तौर पर पेश कर रहे हैं। उसे एक डेवलपमेंट का उन्होंने सिंबल दे दिया है कि ये बुलडोजर जो है हमारे जो निर्माण कार्य होते हैं उनको भी करता है और साथ ही साथ जो कानून का पालन नहीं करते हैं उनके खिलाफ भी ये चलता है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से दीपक तिवारी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। दीपक जी, स्वागत है आपका। और रफत फातिमा कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रफत जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ आगे भी हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़ेंगे। शुरुआत दीपक तिवारी जी आप ही से करेंगे। बार बार सीएम योगी आदित्यनाथ अपने बयान में बुलडोजर का जिक्र करते आ रहे हैं, आज भी उन्होंने किया। क्या बीजेपी को और सीएम योगी आदित्यनाथ को यह लगने लगा है कि बुलडोजर
को ब्रांड बनाएंगे और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। क्या लगता है, इसका फायदा मिलेगा या फिर इससे नुकसान भी हो सकता है? निश्चित ही बुलडोजर का फायदा बीजेपी को मिलेगा। और यहाँ पे बुलडोजर प्रतीक है अन्याय के खिलाफ न्याय का। अपराधियों के लिए बुलडोजर ही होगा। जो लोग अपने जातिवादी मानसिकता और क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं, उनको समझाने के लिए, जो अपराधी हैं उनके लिए, जो अन्याय करते हैं, जिनका हक अमीरों का हक, गरीबों का हक जो अमीर लूट रहे हैं, उनके लिए निश्चित ही ये बुलडोजर काम करेगा और करता रहेगा। दीपक जी, अखिलेश यादव ने इसके पलटवार में यह भी कहा है कई बार कि स्टीयरिंग होता है बुलडोजर में, स्टीयरिंग घुमाने पर वो दूसरी तरफ भी चलने लगता है। तो क्या ये बदले की राजनीति माने कि जब वो आएंगे सत्ता में तो भी बुलडोजर चलाएंगे? के लिए ड्राइवर भी बनना पड़ता है, और ड्राइवर रूपी जो सरकार रूपी जो कार है उसके ड्राइवर अभी अखिलेश जी नहीं है और ना होंगे। उसके ड्राइवर हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं और वही रहेंगे। निश्चित ही जनता और सरकार का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। और हमारे साथ, ठीक है, आपके पास आएंगे दीपक जी, हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार विजय दुबे जी भी जुड़ गए। विजय जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। और साथ ही साथ बलवीर बल्ली भी हमारी इस चर्चा का हिस्सा बन गए हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं। बलवीर जी, आपका भी स्वागत है। और रफत जी, आपके पास आएंगे। बार बार ये जो बुलडोजर की बात कही जा रही है, क्या जो बुलडोजर चलाया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माफियाओं के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ, ये तो सभी जानते हैं कि किन के खिलाफ चला है, और जिनके खिलाफ चला है वो कहीं ना कहीं अपराध में लिप्त रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है बुलडोजर के जरिए एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी माहौल बना रही, उसको लगता है इससे फायदा मिलता है? मुझे तो लग रहा है कि ये न्याय की परिभाषा बार बार बदलती कैसे रहती है इनके यहाँ। जहाँ पे अगर लखीमपुर में किसानों की जब बात आती है तो वहां पे मंत्री के बेटे के लिए क्लीन चिट हो जाती है, वहां पे मंत्री के बेटे को बचाया जाता है। वहां पे जो है, जो अगर पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा है तो ये उसको जेल में डालने की धमकी देते, लाठियां चलवाते हैं। तो सरकार ने नहीं बचाया मंत्री के बेटे को। इनकी न्याय की परिभाषा कैसे बदल जाती है? दीपक जी, आपकी बारी हो चुकी है, आप प्लीज चुप रहे। और दूसरी बात, जहां तक ये सवाल है कि अभी हम हाथरस चले, हम उन्नाव चले, हम प्रयागराज चले, वहां पे इनको न्याय नहीं याद आया, वहां पे इनके आवाज मुंह से नहीं निकली। तो इनका बुलडोजर सिर्फ कहाँ चलता है? जहां इनका खुद का मन होता है, जहां पे इनकी बदले की भावना दिखती है। तो ये बुलडोजर और ये 80-20 इस टाइप की बातें करके कहीं ना कहीं मुद्दों को भटका रहे। उत्तर प्रदेश की जनता इस टाइम अपने क्षेत्रीय समस्याओं से जूझ रही है, वो अपने जो है महंगाई से जूझ रही है, वो विकास के लिए तलाश रही है कि जो विकास का झूठा मॉडल हवाई किला दिखाया गया था वो उसको दिख नहीं रहा है। तो इनके पास मुद्दों की कमी है। अगर इनकी इतनी अच्छी योजनाएं थी, इतनी अच्छी जमीन पे वो काम कर रही थी, तो ये वो क्यों नहीं बता पा रहे, क्यों नहीं समझा पा रहे जनता के बीच जाके? ये जाहिर है, अगर आपने कुछ अच्छा करा हो तो अपनी अच्छी बात समझाते हैं ना। अपने जो विकास कार्य कराए हैं, जो योजना, उनका भी जिक्र किया जा रहा है, चाहे वो राशन देने की बात हो या फिर उज्ज्वला योजना की बात हो, शौचालय योजना की बात हो, प्रधानमंत्री आवास की बात हो, उसका भी जिक्र कर रहे हैं। लेकिन खास तौर पर अगर बुलडोजर की बात करें, उसका जिक्र हर भाषण, हर बयान में नजर आ रहा है। नहीं, तो मुझे तो ये लग रहा है, मैं तो भाषण लगातार देखा है मैंने, क्योंकि हम लोग को तो यहाँ पे बात करनी है, बैठ के आपस में चर्चा करना, तो हम तो देख रहे हैं वहाँ पे योजना और इस टाइप की कोई चीज जब कर ही नहीं है जनता के लिए। जनता परेशान है। यूपी नंबर 1 है अपराध में। जिस तरीके से किसानों पे गाड़ी चलाई गई है, जिस तरीके से महिला अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करी गई थी, कहाँ दिख रही है? तो जमीनी हकीकत विपरीत है। तो जाहिर है मुद्दे पलायन कर गए। और ये बुलडोजर की बात कर करके क्या बताना चाह रहे हैं? यहाँ तक कि हमें तो लगता है धमकी भरे अंदाज में मुख्यमंत्री जी का बयान होता है। कभी उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि जनता के जन सरोकार की समस्याओं को उठाया सार्वजनिक मंचों से। तो उत्तर प्रदेश की जनता विकास के नाम पर वोट करेगी, उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव के नाम पे वोट करेगी, उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन को लाएगी। तो ये 10 मार्च को आप नया परिवर्तन देखेंगे और 2022 में वही ठीक है, आएंगे आपके पास, वापस आएंगे आपके पास। रमेश ठाकुर हमारे से जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। जी नमस्कार। रमेश जी के पास हम आएंगे, उससे पहले हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी से बलवीर बल्ली जो बने हुए हैं। बलवीर जी, अगर जो कल जहां वोट होने जा रहे हैं 9 जिलों की 59 सीटों पर, सबसे ज़्यादा संख्या जो है 14 सीटें जो हैं सुरक्षित सीटों में आती हैं। एक वक्त था बहुजन समाज पार्टी का ये कोर वोट माना जाता था, सुरक्षित सीटों को कहा जाता था, ये तो बीएसपी के खाते में गई। चीज़ें बदली हैं
2012 के बाद, चाहे वो 12 के चुनाव हो, 17 के हो या फिर 2019 के हो, क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी इस वक्त कौन सी स्थिति में है? बलवीर जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? बताएं सर। अगर आपने मेरा सवाल सुना हुआ तुम चाहेंगे उसका जवाब दें या फिर मैं अपने सवाल को दोबारा दोहराऊं? मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि दोबारा दोहराएं। थोड़ा सा टेक्निकल सवाल यह है बलवीर जी कि जो कल वोटिंग होने जा रही जिन 9 जिलों की 59 सीटों पर, वहां पर 14 सुरक्षित सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी का एक अधिकार माना जाता था कि ये सीटें तो उसकी झोली में जाती रही, लेकिन 2012, 17, 19 की बात करें तो बीएसपी को सफलता नहीं मिली है। क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी वापसी करेगी या फिर जो पुरानी स्थिति बनी हुई है लगातार पिछले चुनावों की वो बदस्तूर जारी रहेगी? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से वापसी की अगर अब जो आप बात कर रहे हैं, वापसी किस स्थिति और किस आधार पर हो सकती है, जिस तरीके से बुलडोजर और विकास की जो बात चल रही है, मैं उस बुलडोजर और विकास पे बात करना चाहूंगा कि क्या हाथरस के कांड पर क्या बहन मनीषा के उस पर उन अपराधियों को और उन पर बुलडोजर चलाने का काम योगी जी ने किया है क्या? और आपने जो मुझसे सवाल पूछा है कि क्या अब जो सीटों के और उसके आधार पर इस समय उत्तर प्रदेश की जनता पूर्ण तौर पर एक अपना मन और विचार बना चुकी है। सर्व समाज के लोग ये विचार बना चुके हैं। ये नहीं कि सुरक्षित सीटों की बात है, सर्व समाज के लोग ये विचार बना चुके। परम आदरणीय बहन जी 5वीं बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और इंसाफ दिलाने के लिए ये तो गर्मी और नरमी और चर्बी उतारने की बात करते हैं, लेकिन परम आदरणीय बहन जी ने एक निर्णय और एक मोटिव है कि वो इस प्रदेश को शिक्षा, रोजगार और उन्नति की ओर ले जाएंगे। ठीक है, और ये जो जिस तरीके से बात करते हैं बुलडोजर चला के, मैं योगी जी के या योगी के जो हमारे प्रवक्ता साथी बैठे हैं, आप मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दे दे, मैं और कुछ नहीं। जिस तरीके से मैं जिस कम्युनिटी जिस समाज से आता हूं, मैं उसी पर मेरा हमेशा जब भी कहीं किसी मीडिया कहीं मुझे मौका मिलता है, मेरा एक ही सब ये इस हाथरस कांड पे ये मेरा जवाब उनसे मांगा जाता है और मुझे नहीं मिलता है। आप मुझे बताइए कि धर्म या शास्त्र या समाज या राजनीतिक किसी भी मुद्दे के आधार पर क्या बहन मनीषा को रात को 2 बजे रात जलाने का तेल छिड़क कर क्या वो उचित था? इनको किस तरीके से सत्ता इनके हाथ में दे दी जाए? क्या इस देश की बहन बेटी इस प्रदेश की क्या उस पर हम कई बार डिबेट कर चुके हैं और वापस जब आएंगे तो इस पर भी सवाल ले लेंगे। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं, आपके पास वापस आएंगे। आपने हाथरस का जिक्र भी किया, विजय दुबे जी हमारे साथ बने हैं, आप ही के पास आएंगे। विजय जी, जो हाथरस है, जो कल जो जिस फेज में वोटिंग होनी है, चौथे फेज में, हाथरस भी वहां पर है, लखीमपुर खीरी भी है। क्या लगता है विजय जी, जो सीएम योगी आदित्यनाथ मंचों से बुलडोजर की बात करते आ रहे हैं, इसका प्रभाव पड़ेगा या फिर जो पुराने मुद्दे रहे हैं, चाहे किसान आंदोलन के हों, हाथरस की बात हो, लखीमपुर खीरी की बात हो, ये असर अपना डालेंगे चुनावों में? देखिए शैलन जी, क्या है कि जब हम मुद्दों की बात करते हैं और चुनावों से रिलेट करते हैं, तो जो मुझे समझ में आ रहा है इस पूरे सिनेरियो को देख करके, वो ये लगता है कि जैसे विपक्ष और अपोजिशन पार्टी जो कि आज सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, वो बेसिकली जिन मुद्दों को उठा करके उन्हें बीजेपी के सामने रखना चाहिए था और उन मुद्दों पे फोकस करना चाहिए था, जिससे कि मजबूर हो सत्ता पक्ष उन मुद्दों पर जवाब देने के लिए। तो आज वो स्थितियां नहीं मुझे दिखती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर लखीमपुर की बात आप कर रहे हैं या किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो लखीमपुर कांड खास तौर पे जो कि अभी जो देश के चुनाव में उत्तर प्रदेश जा रहा है, वो चौथा फेज है और चौथे फेज में आधी सीटें, ऑलमोस्ट आधी विधानसभा की सीटों का चुनाव पूरा हो जाए। लेकिन मुझे ये अभी भी समझ में नहीं आता कि जो लोग पहले लखीमपुर जाने के लिए प्रदर्शन करते रहे, गांधी प्रतिमा पे बैठे, चाहे अखिलेश सपा की ओर से अखिलेश यादव जी गए, लेकिन अचानक ये मुद्दा दब कैसे गया, आखिर हुआ क्या और कैसे जो है आज इस मुद्दे की चर्चा नहीं हो रही है? आप मुझे बताइए
कि पिछले 2 दिनों में, पिछले 3 दिनों में आने वाले पेज में क्या लखीमपुर कांड को उस तरह से उठाया गया अपोजिशन पार्टी द्वारा, जैसा कि वो मोबिलाइजेशन चाहते थे, या मैं कहूं कि इसको, इस सारी चर्चा को बीजेपी वहां लेके चली गई जिस मुद्दे पे वो चाहती थी कि आप चर्चा करने के लिए उतरे। आप पूरे कैंपेन की जो चर्चा हो रही है, जिन मुद्दों पे बात हो रही है, उन मुद्दों को उठा के देख लीजिए। आज साइकिल के साथ में अगर जोड़ दिया जाता है अहमदाबाद कांड को, तो मैं क्या कहूं, साइकिल जो है इसके पहले, क्योंकि पूरे प्रदेश में चाहे मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे हो या अखिलेश यादव रहे हो, सिंबल तो उनका साइकिल ही था, और साइकिल का सिंबल तो और प्रदेशों में इंडियन पार्टी के पास है। अरे भाई, हम इसको कैसे जोड़ देंगे आतंकवाद से? इसका मैं एक सिंपल सी बात आपसे कह रहा हूं कि पूरे मुद्दे को जिधर बीजेपी के प्रवक्ता चाहते हैं उधर लेके जाते हैं, और लोग उसको डिफेंड कर रहे होते हैं। अरे भाई, आपके मुद्दे कहां गए? आज हम हाथरस की बात कर रहे हैं, बलवीर ठाकुर जी, मुझे बताइए कि आप इस मुद्दे को कितनी बार आपने बोला? बलवीर जी, ठीक है, बलवीर वल्ली नाम है विजय जी उनका, बलवीर वल्ली। बलवीर ठाकुर नहीं, मैं चलिए कोई दिक्कत नहीं है बलवीर वल्ली जी। मैं ये कह रहा हूँ, आप जिस मुद्दे की बात कर रहे थे उसको भारतीय जनता, वो बीएसपी ने कितनी बार उठाया, और क्या उसको, उस मुद्दे को दबा के भारतीय जनता पार्टी आगे चुनाव को लीड नहीं कर रही है क्या? अब बताइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको इस विषय में बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से परम आदरणीय बहन जी ने इस मुद्दे पे, अगर आप इस हाथरस के मुद्दे पे आते हैं, परम आदरणीय बहन जी ने रात को 2 बजे हाथरस के डीएम से बात करने का काम किया। ठीक है, रात को 2 बजे हाथरस के डीएम से बात करने का काम किया। डीएम ने आदरणीय बहन जी को गुमराह करने का काम किया था और आश्वासन दिया था कि आदरणीय बहन जी, हम कोई ऐसा कृत्य नहीं होने देंगे जिससे किसी भी दलित समाज के मान सम्मान को। अरे बलवीर जी, अगर कोई घटना होती, बड़ा राजनेता होता है, उसका फर्ज, उसका दायित्व होता है कि वो जमीन पर निकले, जमीन पर उतरे, जैसा प्रियंका गांधी ने किया, जिसकी तारीफ सबने की। कहीं ना कहीं सामने आकर नहीं, पीठ पीछे तो उसने की, भले वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हो। अखिलेश यादव भी जमीन पर आए थे, हालांकि उनको पुलिस ने रोक लिया था, हिरासत में ले लिया था। मायावती जी जो ट्वीट करती रही थी, अफसोस जाहिर करती रही, जमीन पर आकर उन्होंने इसको जोर शोर से नहीं उठाया। परम आदरणीय बहन जी की एक मूवमेंट, एक मिशन, वो उसमें है कि उनके पास एक जो है विचारधारा है, एक नीति है, और उनके पास एक आधार पर रहता है कि वो अपने प्रोटोकॉल है उसको नहीं तोड़ते। अगर समाज संबंधित कोई समस्या है, आज तक का आप इतिहास देखिए, आदरणीय बहन जी ने न्याय दिलाने का काम किया। आज भी परम आदरणीय का बहन जी का यही उद्देश्य है कि उस बच्ची को न्याय दिलाने के। आज भी बहन जी अपने उन शब्दों पर अपनी विचारधारा पहनी हुई है। बहन जी अपनी नहीं, बहन जी अगर आप ये कहो कि एक भीड़ का हिस्सा बने, या बहन जी मायावती जी अगर कहीं पर आकर इस तरीके से अपने प्रदेश का माहौल खराब करने का, बहन जी ने माहौल खराब करने का वो नहीं करा। कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक लोड़े से की, वो लोग अलग थे, लेकिन परम आदरणीय जी बहन का उद्देश्य ये था कि उस बच्ची को न्याय मिले। ठीक है, रमेश जी हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश जी, जैसा कि विजय जी ने कहा कि लखीमपुर खीरी का मुद्दा काफी दिनों तक चला, उसके बाद अब जब कल इलेक्शन होने लखीमपुर खीरी में, ये मुद्दा उस जोर शोर से नहीं चला जा रहा है। हालांकि राकेश टिकैत जो किसान नेता है वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसका खामियाजा 10 मार्च को नतीजों में नजर आएगा। क्या लगता है कि जो नेता हैं सभी पार्टियों के, वो अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में इतने बिजी हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में जाना ये वजह है, या फिर कोई और भी वजह हो सकती है? नहीं शैलेंद्र जी, ये जो पूरा मामला लखीमपुर का जिनका जिक्र कर रहे हैं, ये कल सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है कि उनकी जमानत खत्म हो। मैं अभी जो दूसरे पैनल में पत्रकार साहब बैठे हुए, उनकी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं उन्होंने मुद्दे नहीं उठा पाए उस जिस हिसाब से उठाने चाहिए थे। मैं थोड़ा सा यहाँ इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अब कल जहां पे लखीमपुर की घटना हुई है तुकुनिया, वो मेरे घर से 10-15 किलोमीटर दूर है। मेरा जिला पीलीभीत है, कल उस इलाके में वोटिंग भी होनी है। तो मुद्दों की कमी नहीं रही है विपक्ष के पास, चाहे बसपा हो जाए, कांग्रेस हो जाए, चाहे सपा हो जाए। अब इसके पैरेलल, क्योंकि देखो जब संसाधन की बात आती है, आज का वो दौर नहीं है जो 25 साल 30 साल पहले एक मुंह जबानी चुनाव लड़ दिया जाता था, कम पैसों में चुनाव लड़ दिया जाता था। वो स्थितियां आज है नहीं है। आज आपको टेक्नोलॉजी के तौर पे, संसाधन के तौर पे पूरी तरीके से परिपक्व होना पड़ेगा।
जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में है। दिल्ली में हम लोग देखते हैं इस समय पार्टियों में उनका क्या है, पूरा एक कॉल सेंटर बना हुआ, उनका आईटी सेल इतना मजबूत है। जो भी नेता यहाँ से दिल्ली से अगर कैंपेनिंग के लिए जा रहा है, उनको लिस्ट थमाई जा रही है, कहाँ बोलना है, किस तरीके से बोलना है। और उसमें ये जरूर कहा जा रहा है, अगर विपक्ष वाला कोई भी मुद्दा उठा रहा है, उस मुद्दे को आप काउंटर नहीं करोगे बिल्कुल भी। ये चीजें हैं। अखिलेश यादव ने महंगाई का आपने कहा कि विपक्ष अगर कोई मुद्दा उठा रहा है उसको काउंटर नहीं करेंगे। बलवीर जी आएंगे आपके पास, बलवीर जी आपके पास आएंगे। 12वीं पास कर इंटर का जो एडमिशन लेगा उनसे बलवीर जी बीच में मत बोलिए प्लीज। ये प्रवक्ता नहीं है, ये वरिष्ठ पत्रकार की हैसियत से डिबेट का हिस्सा है। जब आपको पास हम आए तब आप अपनी बात कहिएगा, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज। रमेश जी, जैसा कि आपने कहा कि विपक्ष अगर कुछ बोलता है उस पर काउंटर मत करें, यही स्ट्रेटजी जो है अखिलेश यादव भी निभा रहे हैं। नहीं, देखिए शैलेंद्र जी, अखिलेश यादव ने जो एक मैच्योरिटी, जो एक पॉलिटिकल में जो एक मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी, मुझे लग रहा इस चुनाव में अखिलेश यादव ने दिखाई। उन्होंने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जिससे उनको नुकसान हो। हाँ, एक उनका जो बयान जो आया था जिन्ना वाला, मुझे लग रहा जिस तरीके से दूसरी पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी ने लिया, उसको प्रचार करा। क्योंकि देखो ये बात समझना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी इस चीज में कुख्यात है। वो चाहती है चाहे वो चुनाव पंचायत का लड़े या लोकसभा का लड़े, उनको राष्ट्र के मुद्दे चाहिए। इस समय उन्होंने जो प्रचार फैला दिया है, राष्ट्र का मतलब भारतीय जनता पार्टी, ऐसा तो नहीं होता है। अब ये सारी चीजें होते होते कहां तक आ गई। उसके बाद में आतंकवाद को देखो, राष्ट्रवादी होना, शैलेंद्र चौहान भी राष्ट्रवादी हैं, रमेश ठाकुर भी हैं, दुबे साहब भी हैं, सब हैं। अगर आप उसको अलग अलग डिफाइन करो, मेरी सोच अलग है, मेरी सोच दूसरी अलग है, नहीं, अल्टीमेटली सोच आपकी ये एक ही जैसी है। लेकिन 2017 में एक प्रॉपर्टी मुझे लग रहा खत्म हुई थी, जो मुझे लग रहा था खत्म होनी चाहिए उत्तर प्रदेश की धरती से। उत्तर प्रदेश और बिहार हमेशा जातियों में बंधे होते हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज दिया था, एक लकीर खींची थी कि जातिवादियों का जो गठजोड़ है उसको हम खत्म करेंगे, और उसमें कई हद तक भारतीय जनता पार्टी सफल भी हुई थी। यही वजह है जो बसपा का जो अपना कमिटेड जो वोट था और जो दूसरी पार्टियों का जो कमिटेड वोट था वो सब ध्वस्त हो गया, इनके पास आ गया। किसी ने जाति प्रथा नहीं माना। लेकिन ये 4.5 साल आते आते मुझे लग रहा वो समा नहीं पाए। आज फिर अगर हम ये कहें कि भारतीय जनता बसपा को कमजोर मान के चले, तो मुझे लग रहा थोड़ी सी भूल होगी। क्योंकि जो बसपा का जो अपना वोट कैडर जो था, जो 2017 में हटा है, मुझे लग रहा उनका वोट समाज जो है वो साइलेंट है, वो उनके पास जा चुका है। हो सकता है कि ऐसी स्थिति ना बन जाए। अभी तो सारे दावे कर रहे हैं, अखिलेश यादव दावे कर रहे हैं हम 400 प्लस लाएंगे और भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस आएगी। लेकिन 3 चरण का जो चुनाव हमने शैलेंद्र जी देखा है, तो उसमें स्थितियां इतनी अच्छी नहीं है, ना ही बसपा के लिए, ना ही सपा के लिए, ना ही दूसरी पार्टियों के लिए। रमेश जी, जैसा आपने कहा कि जो बसपा का वोट है साइलेंट वोटर है, ये इस बार जो है बदल भी सकता है। लेकिन जब योजनाओं का जिक्र आता है, खासकर जो प्रधानमंत्री की मुफ्त अन्न वितरण योजना है, फ्री राशन योजना है, उसको लेकर ये अक्सर कहा जाता है, तमाम जो राजनीति के जानकार हैं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कि एक बड़ी आबादी, बड़े तबके को इसका फायदा मिला, उसमें दलित जो हैं वो काफी ज्यादा उनकी संख्या है। तो क्या राशन फैक्टर जो है वो काम नहीं करेगा? देखिए भाई साहब, आप 10-15 साल से पहले तक अगर आप देखो, लिटरेसी लेवल जो है पढ़े लिखों का जो है वो बहुत ज्यादा पड़ा है। उसके साथ में क्या हुआ है, एक राजनीतिक समझ जो होनी चाहिए एक आम वोटर की, वो बहुत ज्यादा पड़ी है। अगर राशन आप फ्री में देते हो, ये भाई साहब जिम्मेदारी है सरकारों की, इसको आप एहसान कैसे कर सकते हो? ये उपलब्धियों में नहीं गिना जाएगा। पैंडेमिक चल रहा है, महामारी इतनी बड़ी हुई है, उसमें अगर किसी गरीब के पास में रोजगार नहीं है, सारी चीजें उनकी खत्म हो गई, उस समय अगर आप उनको राशन दे रहे हो तो उसमें उपलब्धियों में नहीं गिना चाहिए। यही बहस अभी किसी और दूसरे चैनल में थी, उस पर बात हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर उखड़ भी गई थी। रमेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बीजेपी के तमाम नेता ये तक कह रहे हैं अपने भाषणों में कि मेरा नमक खाया है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो कल एक जनसभा में मैं सुन रहा था, किसी वीडियो का जिक्र कर रहे थे, उसमें उस वीडियो में उस महिला ने कहा था कि मैंने नमक खाया, तो उसका जिक्र उन्होंने भी वैसे ही कर दिया, मैंने नमक खाए, महिला बोल रही थी। क्या इस तरह की बात करना कहां तक जायज है? कौन किसने किसका नमक खाया? यार
जनता टैक्स देती है, उस टैक्स के पैसे से आपके पास रेवेन्यू आता है, उस रेवेन्यू से आप विकास कार्यों पैसा खर्च करते हैं। मेरा नाम तेरा नमक कहां से आ गया? जवाब चाहेंगे दीपक जी, आपके पास आएंगे। रमेश जी, दीपक तिवारी बने हुए, इसी सवाल का जवाब आपसे ले लेते हैं। जो मेरा नमक खाने की बात आ रही है, कहां से आ रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी योजनाएं लाती है और उसका फायदा अगर जनता को मिलता है तो वो ये कहे कि मेरा नमक आपने खाया है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कोई ऐसा। अरे आपकी इटावा की जो सदर विधायक हैं, प्रत्याशी बीजेपी की, उन्होंने कहा है मेरा नमक खाते हैं और मुझे से बात नहीं कर रहे हैं कार्यकर्ता इलेक्शन के दौरान। हो सकती है, बाकी ना हमने कभी ऐसा कहा है। पब्लिक और जनता खुद से ये कह रही है कि हाँ हम नमक जिसका खाएं उसके साथ हैं, तो उसका कहने का अर्थ ये है कि हम। अरे अगर जनता कुछ कह रही है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कोई किसी जनसभा में गए, अपने भाषण में अगर किसी वीडियो का महिला का जिक्र करते हैं, तो क्या जरूरी था जो उसने कहा मेरा नमक वाली बात वो उनको शोभा देता है? नहीं, निश्चित ही वो शोभा देने की बात नहीं है। वो ठीक है, महिला ने किस तरीके से बात को रखा है, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला होगा। ठीक है, वो जनता देख रही, उसने नमक खाया है कि नहीं खाया है, उसका जवाब जनता देगी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर जा पाओ। विमल, बोलो जुबान केसरी। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment, only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान की, जहां वो बार बार ये जिक्र कर रहे हैं कि बुलडोजर जो है वो फिर से आने वाला है और बुलडोजर आएगा, साथ ही साथ हम दो काम लेकर चलेंगे, एक हाथ में विकास की छड़ी, दूसरे हाथ में बुलडोजर। ये बात आज उन्होंने अयोध्या में की। इसके पहले भी लगातार अपने मंचों से बुलडोजर का जिक्र करते रहे हैं। उधर अखिलेश यादव बोलते हैं कि स्टीयरिंग घुमाने पर वो दूसरी तरफ भी चलने लगता है। बुलडोजर को एक ब्रांड की तरह पेश किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। इसका कितना फायदा बीजेपी को मिलता है, इस पर हम लगातार बात करें। हमारे सारे खास मेहमान बने हुए, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम रफत फातिमा जी के पास आएंगे, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। ब्रेक से पहले रफत जी, जैसा कि रमेश जी ने, माफ कीजिए विजय जी ने एक बात कही कि लखीमपुर खीरी वाली जो घटना हुई, उसके बाद आशीष मिश्रा जो है उसको बेल भी मिल गई, वो वापस भी आ गया। उसके बाद जो मुद्दा जोर शोर से उठा था वो कहीं ना कहीं दब गया है
और सबसे पहले अगर बात करें, प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसको जोर शोर से उठाया था, खुद लखीमपुर खीरी तक गई थी, नजरबंद भी की गई थी। क्या वजह है? कल इलेक्शन भी लखीमपुर खीरी में है। आप बता रहे हैं कि अभी आप ही लोग ने बताया कि प्रियंका जी ने लगातार उस पर जमीनी संघर्ष करा है और लगातार उस पर अभी आवाज उठाती रही है। जिस तरीके से उनको बेल मिल गई है मंत्री के बेटे को, तो ये पूरी तरीके से लोकतंत्र में ये जो चीजें हो रही हैं वो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं। और जहां तक अभी आप बता रहे थे राशन की बात, जिस तरीके से बात हो रही है, शर्म आनी चाहिए कि नमक तक का एहसान जताया जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी के नेता जो है अपने एफडी तोड़ तोड़ के इन लोग को राशन बांट रहे हैं। जनता के लिए आप कुछ कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तो ये आपका फर्ज बनता है। ये एहसान आप नहीं कर रहे हैं। आपको फुल मैंडेट से सरकार बनाई, जब जनता ने बनाई थी तब आपसे उम्मीदें करी थी, कुछ आपने वादे करे थे, आपने विकास के वादे करे थे, आपने देश के जो है डिजिटल इंडिया, शाइनिंग इंडिया, गड्ढा मुक्त सड़कें, इस टाइप के वादे करे थे। तो जनता को क्या चाहिए? जनता अपने क्षेत्रीय समस्याएं देखती है। आज उसी के नाम पे वोट डालेगी जनता, क्योंकि उसने देख लिया कि जो विकास के जो झूठे और वादे हुए थे, जो जुमलेबाजी हुई थी, वो कहीं ना कहीं जनता समझ चुकी है। तो उसने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि वो परिवर्तन लाके रहेगी। और अभी ये राशन बांटने वाला जो आप मुद्दा बता रहे हैं, ये एक तरीके से भीख का कटोरा पकड़ा दिया गया है लोगों के हाथ में। आप उनको अपनी मर्जी का खाने का नहीं दे रहे। आपने महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग अपनी मर्जी का नहीं खा सकते। आपकी दी हुई भीख के जरिए वो खा रहे हैं। और जो राशन बांटा जा रहा है वो इतना वर्स्ट कंडीशन, उसकी कंडीशन आप देख लीजिए। हम तो जमीन पे देखते हैं, लोगों से बात करते हैं तो बताते हैं लोग कि कैसे कैसे घुन लगे हुए चने जो घोड़े भी ना खाएं, इस तरीके का राशन बट रहा है। जो नमक है उसकी भी वीडियोज आए, किस तरीके का नमक बट रहा है। तो हर चीज में घोटाला कर रहे हैं आप, और आप बता रहे एहसान जता रहे मंचों से। तो ये शर्मनाक स्थिति है देश की। और एक गरिमामय और संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जब ऐसी बातें करते हैं, जब ये बताते हैं, एहसान जताते हैं, या आप बात कर रहे हैं बुलडोजर की या कभी, ये अच्छा नहीं लगता है। संवैधानिक पदों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। जिस पदों पे बैठे उसकी मर्यादा को बचाए रखना, वरना ये भी लोकतंत्र के लिए खतरा है। जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरीके से राजनीति में एक नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है, ये अच्छा नहीं है स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। ठीक है। आज प्रियंका लगातार, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, प्रियंका जी जनता के बीच जा रही है और कांग्रेस लगातार सड़कों पर है। और मुद्दों पर अगर कोई बोले तो सिर्फ कांग्रेस ही बोल रही है। सारे राजनीतिक जब ट्विटर और सोशल मीडिया पे खेल लेते तब कांग्रेस सड़कों पे थी। अगर कोरोना काल का जिक्र करा जाए तो जनता भूली नहीं है। आपके घर से, हमारे घर से, हम जितने भी मेरे खानदान और एहलो अहवाल है, उन सबके घरों से कोई ना कोई ऐसी स्थिति आई है जब उसको रोना पड़ गया। तो जब दवाएं नहीं मिल रही थी, जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, जब शमशान में जगह नहीं मिल रही थी, उस टाइम कांग्रेस सड़कों पे थी। तो ये क्या बात करेंगे? ये सिर्फ ये बता सकते हैं कि हाँ हम बुलडोजर चला सकते हैं, हम 80-20 कर सकते हैं। ये नफरत की राजनीति, बांटने की राजनीति हिंदू मुस्लिम ही कर सकते हैं। इनका एजेंडा विकास है ही नहीं। कुल मिलाकर रफत जी, आपको लगता है अब ये सब मुद्दे चलने वाले चुनाव में नहीं है? ठीक है। बलवीर जी कुछ कहना चाहते हैं? बलवीर जी आप ही के पास आए। सवाल ये कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कहा जाता है गरीब का राशन पहले या तो हाथी के पेट में चला जाता था या फिर चाचा भतीजे का जो गैंग है वो इसे लूट लेता था। अब ये जनता के बीच जा रहा है। जैसा कि रफत जी ने कहा, क्वालिटी ठीक नहीं है। कुछ जगह ऐसे मामले आए क्वालिटी ठीक नहीं थी, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं था। कहीं ना कहीं इसका फायदा तो मिला है। मैं आपका बुलडोजर पे जो है बात करना चाहूंगा। आप आज देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश की सत्ता को हथियाने के लिए बीजेपी और केंद्र सरकार के पूरे भेड़िए मैदान में उतर चुके हैं और 402 विधानसभाओं पे अपनी एलईडी जो है बैन उतार चुके हैं। मैं उस दौर को दोहराना चाहूंगा कि कोरोना काल में जिस समय उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक और पूरे देश का जिस समय नागरिक परेशान था, क्या जिस तरीके से 402 विधानसभा जीतने के लिए जिसका रास्ता सीधा सीधा दिल्ली को पहुंचता है और केंद्र सरकार बनाने के लिए मोदी जी उतावले हैं और प्रदेश में सरकार बनाने के लिए योगी जी उतावले हैं, क्या उस समय क्या देश के देश का हमारा नागरिक था, जो है उन लोगों के लिए क्या बसे या कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती थी? आज चुनाव जीतने के लिए, आज आपको सत्ता में आने के लिए आपने 402 विधानसभाओं पर आपने एलईडी वैन अपने प्रचार के लिए लगा दी। क्या वो 402 वाहन पूरी उत्तर प्रदेश की जनता को घर घर पहुंचाने के लिए, जिनके पैरों में छाले पड़ गए थे, जिनके क्यों छोड़ दिया? प्यासों से रास्ते में मर गए थे,
आप मुझे ये बताइए कि अब वो 402 वैन जो आज हुई है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बोला कि उनको हमारे यहाँ भेज दिया जाए, सब आप कहाँ कैसी बात कर रहे हैं? आप किस तरीके की बात कर रहे हैं, हम बताइए आप। कोविड आप किस तरीके की बात किया गया, उसके देश में नहीं विदेश में भी हुई है। मतलब आज अपने चुनाव प्रचार में आपने 402 अपनी बहनें उतार दी अपने चुनाव प्रचार में एलईडी लगाकर। आपने इस समय जिस समय इस प्रदेश के नागरिक को जरूरत थी एक जो है व्हीकल की या वहां की या ट्रांसपोर्ट की, उस समय क्या बीजेपी केंद्र में और राज्य में सरकार किसकी थी, किसकी जिम्मेदारी बनती है वो? योगी जी के कोविड प्रबंधन पर सवाल आप नहीं उठा सकते, उनकी तारीफ वर्ल्ड बैंक मैं उठा रहा हूँ, बिल्कुल उठा रहा हूँ, मैं इसलिए उठा रहा हूँ। अरे दीपक जी, उनका कहने का मतलब है कि जब कोविड में लोगों को गाड़ियों की जरूरत थी उस वक्त गाड़ियां नहीं थी, आज तो गाड़ियां सर पर दौड़ती नजर आ रही हैं नेताओं के काफिले में, प्रचार में। उस वक्त एम्बुलेंस नहीं मिलती थी, आज हर जगह गाड़ियां नजर आ रही हैं, हर विधानसभा में। क्या ये पहले नहीं हो सकता था कि बीजेपी अगर बोलती अपने जो सिटिंग एमएलएज हैं कि आपको अपनी जिम्मेदारी अपने क्षेत्र में निभानी है, क्या ये नहीं हो सकता था? ये सवाल है बलवीर जी। नहीं, और तानाशाही तो देखिए जरा, तानाशाही तो ये थी कि शमशान को ढकवाया जा रहा था, बैरिकेडिंग लगा के और टीन शेड डाल के सब जो ये जो इनका पोल खुल रही थी उसको ये ढकवा के अपनी जो कारगुजारियां थी उसको छुपाया जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की जो बात करते हैं, ये उनके ये जो आज भी, अगर मैं इसको कहने से बिल्कुल नहीं चूकूंगा, आज भी इनकी जो मानसिकता, इनकी सोच है, आज भी उनके गुलाम और अधीन है। ये जो कह रहे हैं कि विदेशों से इनके लिए जो सम्मानजनक पात्र वो आ रहे हैं, सम्मानजनक इनके जो पात्र आ रहे हैं, इनको सम्मान, उन पात्रों का इस देश क्या करेगा, ये प्रदेश क्या करेगा? अगर आप उनकी काबिलियत पे शक करेंगे तो अरे जवाब दीजिए दीपक जी, जवाब दीजिए। मैं यही बता रहा हूँ निश्चित ही कोविड प्रबंधन पे माननीय योगी जी की तारीफ हुई है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है, ऑस्ट्रेलिया के तारीफ ये भी हुई है तिवारी जी, तारीफ ये भी हुई है कि आपके करोड़ों और वो जो फंडिंग है, आप उसकी कोई आईटीआई डाले, आप उसके खिलाफ मुकदमे कायम करवा देते हैं, उसके परिवारों को धमकाने का काम करते हैं। वो कोविड टाइम का वो फंडिंग का भी तो कुछ जिक्र कभी कर लीजिए कि प्रधानमंत्री जो कोविड फंड है वो उसकी जो भी डालता है उसके ऊपर क्यों मुकदमे कायम हो जाते हैं, या क्यों उसे धमकाने का काम करा जाता है गवर्नमेंट का? किया गया, कोई मुकदमा नहीं किया, न्यायालय स्वच्छंद है हर जांच के लिए, आप न्यायालय जाइए। आप ठीक है, हमारे साथ रमेश जी बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश जी, ब्रेक से पहले आपने खुद कहा कि आप पीलीभीत से हैं और लखीमपुर खीरी जो तिकोनिया कांड है बहुत ज्यादा दूर वहां से नहीं है। कल जो चौथा फेज है, इन दोनों ही जगह इलेक्शंस हैं। अगर बात करें जो किसानों को जो कुचला गया, जो घटना हुई, पूरे देश ने उस घटना को देखा। उसके अलावा पीलीभीत की अगर बात करें, जहाँ से सांसद हैं वरुण गांधी, बीजेपी से हैं, वो खुद ट्वीट करते रहते हैं और अपनी सरकार के कामों को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। किसानों की बात भी जोर शोर से पिछले दिनों उठाई थी। क्या लगता है इस बार जो 2017 में कामयाबी हासिल की थी बीजेपी ने, इस बार पीलीभीत लखीमपुर खीरी में वैसी कामयाबी होगी या फिर कुछ अलग हो सकता है? देखिए शैलेंद्र जी, दोनों जिलों में लखीमपुर और पीलीभीत में दो एक सियासी बड़ी घटना घटी हैं। एक पर्दे के पीछे है और एक खुल्लम खुल्ला है। खुल्लम खुल्ला वरुण गांधी से जुड़ी हुई है। वरुण गांधी ने जिस तरीके से वॉकआउट किया है इस पूरे चुनाव को लेके, कल अमित शाह भी गए हुए थे, उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी गए हुए थे, किसी भी मंच पे उनको बुलाया नहीं गया है। एक उनका वीडियो ऑडियो उनका अभी वायरल होता है, एक उसमें यह कहा जाता है कि खुल्लम खुल्ला वो कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनको अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं जिता रहे हैं। तो इससे भी चीजें सिद्ध हो जाती हैं कि पार्टी ने उनको साइडलाइन कर दिया है, वो अलग बात है, उनको निकाला नहीं है, वो चीजें आने वाले समय में बाद में दिखाई देंगी। अब बात आ जाती है जो पर्दे के अंदर चीजें हुई हैं, वो आता लखीमपुर। लखीमपुर में क्या हुआ, तो तिकनिया वाला जो मामला हुआ, जब गिरफ्तारी होती है, सारी चीजें चाहे एसआईटी बनती है, सुप्रीम कोर्ट उनमें संज्ञान लेता है, तो सब में ये चीजें सिद्ध हो जाती हैं कि घटना के वक्त आशीष मिश्रा जो मुख्य आरोपी हैं उनकी राइफल का इस्तेमाल हुआ, वो सारी चीजें सामने आ जाती हैं। जब ये चीजें आ जाती हैं, एफएसएल से सब चीजें बाहर आ जाती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी उनको जमानत नहीं देता है। क्यों दी? ये सारी चीजें अब सामने हैं। मुझे लग रहा लखीमपुर का कांड 2, 3, 4 महीने में थोड़ा शांत पड़ा था,
लेकिन जैसे उनकी जमानत मिली है उस को एक और हवा मिल गई है। वो कहते हैं ना, आग धीमी हुई थी उसमें घी और डाल दिया गया। स्थितियां 2017 जैसी दोनों जिलों में नहीं है, क्योंकि हमारे जिले में 2 सीटें रिजर्व हैं और वहां भी रिजर्व हैं। जो अभी आपने कहा कि 12-14 सीटें जो रिजर्व हैं, जो बसपा का अपना एक वोट कैडर माना जाता था। मुझे लग रहा है ये चीजें फिर दोबारा से हावी हो रही हैं, जो 2007-2005 के चुनावों में चीजें हुई थी। अगर ये कोई सोचे कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा यहां से होने वाला है, तो थोड़ा सा मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगा। अब ये अवध का जो चुनाव कल होने वाला है, चौथे चरण का, इसमें शैलेंद्र जी तराई का भी टच है, अवध तो है ही, बुंदेलखंड का भी टच आता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी हवा है। तो कुल मिला के एक साझा विरासत है जो सियासत की, लेकिन जिसमें ज्यादातर जो जिले हैं वो अवध के ही हैं। रमेश जी, एक बात जैसी आपने कही कि लखीमपुर खीरी वाली जो मिल गई है, उसका प्रभाव जो है खिलाफ भी बीजेपी के जा सकता है। कहा यह भी जा रहा था पिता पुत्र प्रचार करेंगे, तो प्रचार से तो दूरी बनाई गई है। और यही कहा जाता है कि ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है उधर, तो उसका फायदा भी मिल सकता है, क्योंकि हमने देखा बहुत से ब्राह्मण या किसी भी जाति की हो, अगर उनका कोई नेता बाहर आ जाता है जेल से या कुछ भी, तो एक रॉबिन हुड वाली छवि उनकी है। लोगों को लगता है देखिए ये तो हमारे नेता हैं, बाहर आ गए, सबको में एक जोश नजर आता है। क्या वो उसका फायदा मिलेगा या फिर नुकसान है बीजेपी के लिए? देखिए, फायदा तो मैं अभी रुको, फायदा तो इसमें आएंगे दीपक जी, आपके पास आएंगे। देखिए, आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। मैं वो नहीं, बलवीर जी आपके पास आएंगे, बलवीर जी आपके पास आएंगे। पहले रमेश जी से देखिए, मुझे लग रहा है फायदा होने की तो देखो शैलेंद्र जी बिल्कुल उम्मीद है नहीं। 2 चीजें यहाँ पे हैं। कल लखीमपुर पीलीभीत में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की एक बैठक होती है, तो उसमें यह कहा जाता है कि इस बार वोट किनको दिया जाए। ये परिस्थितियां आपको गौर करनी पड़ेंगी, समझना पड़ेगा कि क्षत्रिय जो भी आपने कहा, ब्राह्मण, जो इनका वोट ये अगड़ी जातियों का जो भारतीय जनता पार्टी का होता था, वो भी कंफ्यूज है कि इस बार कहां पे जाए। अब ठाकुरों का, क्षत्रियों का जितना भी वोट यहाँ पे होता था तो खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी में जाता था, लेकिन इस बार संशय की स्थिति बनी हुई है कि कहां वोट देना चाहिए। रमेश जी, जैसा आपने क्षत्रियों की बात कही, ठाकुरों की बात कही, इनको लेकर तो ये कहा जाता है ठाकुरों क्षत्रियों को कि समाजवादी पार्टी में एक वक्त काफी सारे क्षत्रिय थे और बड़े पदों पर थे, मिनिस्टर्स थे, और मुलायम सिंह जब तक रहे उन्होंने क्षत्रियों को बिल्कुल एक रिस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ, सम्मान के साथ मंत्रिमंडल में जगह भी देते थे। लेकिन जब से अखिलेश यादव आए उसके बाद उन्होंने तवज्जो देना कम कर दिया। उसके बाद असर ये हुआ 2017 में क्षत्रिय जो हैं उन्होंने बीजेपी के साथ चले गए, फिर कह सकते हैं जो वेव थी उस वक्त, लहर थी बीजेपी को, उसका फायदा मिला। लेकिन जब से सीएम योगी आदित्यनाथ बने हैं, उनको लेकर विपक्षी पार्टी हो, तमाम लोग ये भी कहते हैं ये अपनी जाति के लोगों को ज्यादा ध्यान देते हैं। तो एक इसका फर्क पड़ा है क्षत्रियों में, ठाकुरों में, कि कम से कम हमारी जाति का नेता मुख्यमंत्री तो है और अपनी जातियों को प्रमुखता भी देता है, ऐसा कहा जाता है। क्या इसका फायदा बीजेपी को इस बार नहीं मिलेगा, जो क्षत्रिय वोटर्स है वो बीजेपी की तरफ जाए? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पूरे तरीके से वोट अगर आप ये कहो कि क्षत्रियों का वोट कट जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कमिटेड जो वोट है भारतीय जनता पार्टी का क्षत्रियों का, वो कहीं भी नहीं गया है। लेकिन देखो, हर जातियों में छुटपुट तरीके से चीजें होती हैं। चाहे ब्राह्मण के घेराबंदी करने के लिए 2-3 सेंट्रल गवर्नमेंट में, जिसमें टेनी साहब हैं, और लोगों को जगह भी दी गई थी कि जो क्षत्रियों का और जो इसमें ब्राह्मणों का इस अवध में जो एक बहुतायत संख्या में ये लोग हैं, तो उनको घेरने की और उनको एक साथ लाने की कोशिश तो की गई थी। लेकिन अंततोगत्वा वो सारी चीजें आ जाती हैं, सरकार विरोधी जो चीजें हुई हैं और सरकार के खिलाफ जो चीजें हुई हैं, और चाहे महंगाई हो गई, उन चीजों को लेके मुझे लग रहा है लाइन में खड़ा हुआ आदमी भी परेशान है, और आगे जो भी व्यापारी है उसको भी थोड़ी सी दिक्कतें हुई हैं। मुझे लग रहा है ये फैक्टर कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है लेफ्ट राइट इस चुनाव में मुझे लग रहा करेगा। ठीक है, बलवीर जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे, हम चाहेंगे बलवीर जी पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद हम रमेश जी के पास। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जिस तरीके से हमारे ब्राह्मण भाइयों की जो बात आ रही है, और चुनाव जब से जिस चुनाव का बिगुल जो बजा है, हमारे परम आदरणीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी वो भी मैदान में उतरे हुए हैं, और आपने अक्सर ये वीडियो
आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि लोग गंगा में खड़े होकर, मंदिरों पर खड़े होकर ये कसम खा रहे हैं कि हम बीजेपी से इतने त्रस्त या अन्य पार्टी से इतने त्रस्त है कि हम इनको न देखकर हम बहुजन समाज पार्टी के साथ है। अगर ब्राह्मण को अगर बहुजन समाज पार्टी से अलग समझा जा रहा है, ब्राह्मण समाज को, ये ब्राह्मण समाज नहीं, सब समाज के लोग इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ है। ये आपने सोशल मीडिया के माध्यम से गंगाओं में खड़े होकर लोगों ने जो है ब्राह्मण समाज के हमारे भाइयों ने या हमारे जो है उन्होंने ये प्रण और प्रतिज्ञा ली है कि इस बार परम आदरणीय बहन जी को 5वीं सीएम बनाना है और हम जो है अपना वोट जो है बहुजन समाज पार्टी को करेंगे। ठीक है विजय जी, जैसा आपने बलवीर जी को सुना, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, हाँ हमने भी देखा लगातार वो ब्राह्मण सम्मेलन, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करते नजर आए। एक कोशिश है बहुजन समाज पार्टी की, जो सोशल इंजीनियरिंग मायावती ने 2007 में की थी उसको दोहरा पाए। क्या लगता है कि ये पॉसिबल है या फिर एक दूर की कौड़ी है? देखिए शैलेंद्र जी, बहुत ही क्लियर है मामला। जहां तक बात है, जो माहौल बन रहा है अभी, जो परिदृश्य सामने बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, उसमें मुझे नहीं लगता है कि जो है अब वो सोशल इंजीनियरिंग जिसके तहत ब्राह्मणों को या ठाकुरों को या अन्य जातियों को बीएसपी ने उस जोशो खरोश के साथ जोड़ा था, एक कैंपेन के तहत जोड़ा था अपने साथ में, वो कैंपेन अब उतनी मजबूत है, वो इस बीच में वो कड़ी कमजोर पड़ी है और उस कमजोर कड़ी के तहत में अब जो अपर कास्ट का जो वोट है वो काफी हद तक छिटका हुआ है। और मैं कहूं कि अगर बीजेपी की ओर है तो उसका कुछ और भी कारण है। अगर आप उसको थोड़ा सा डीपली देखें तो लगातार बीजेपी ये प्रयास कर रही है तो उन लोगों को ये मैसेज उन तक पहुंचे हमारा कि हमने धर्म के नाम पे या मंदिर के नाम पे या और चीजों के नाम पर हमने अपर कास्ट को वो किया है, उसको मैसेज दिया है और साथ जोड़े रखा है और हम उनकी जो जरूरतें हैं या उनकी जो चीजें हैं उनका ख्याल रख रहे हैं। नंबर 1 तो ये। दूसरी बात है कि जो बीच में एक प्रकार की हवा चली थी बीजेपी के खिलाफ में, उसमें ये कहा जा रहा था कि ब्राह्मण मतदाता नाराज है क्योंकि ब्राह्मणों के खिलाफ कार्रवाई बीजेपी की योगी सरकार लगातार कर रही है और वो मैसेजिंग स्प्रेड करने की चुनाव के पहले कोशिश की गई थी लगातार, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना हुआ या वो कितना मूव एक्चुअली आ पाई अपने जमीनी स्तर पे, वो एक बड़ा बात थी। लेकिन उसमें मुझे ये आज समझ में नहीं आता कि उसका कोई मैं नाराजगी के तौर पे कहीं कोई असर देख पा रहा हूं। ठीक है, ये अलग बात है कि आज ये आरोप लगाया जा रहा है कि सब ठाकुर को प्राथमिकता देगा। देखिए जातीय गणित जो है वो उत्तर प्रदेश के समाज, मतलब एक तो भाई हमारा समाज उससे निकल के आता है तो उसको तो है ही है अस्तित्व, मैं उसको इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको साधने में सारी पार्टियां पूरी रणनीति के साथ उतरी थी, लेकिन साथ कौन पाएगा ये एक थोड़ा सा सामने दिख रहा है। उसमें कुछ कहानी यही कहती है कि शायद वो जातियां अभी बीजेपी की ओर ही ट्रेंड करेंगी और उधर ही की ओर बढ़ रही हैं, जो मतदान में आपको शायद मिलेगा, क्योंकि और पार्टियां इसको साध नहीं पाई समीकरण को। विजय जी, जो ये चौथा फेज है, चौथा फेज, 5वां फेज, ये कह सकते हैं कि बीजेपी को फेवर करेगा। इसके बाद जो छठा 7वां फेज है और 5वें फेज में भी कुछ जिले हैं जो पूर्वांचल के हैं। पूर्वांचल को लेकर अगर समझें तो क्या लगता है इस बार पूर्वांचल में जिस तरह से बीजेपी ने जीत दर्ज की, या फिर अखिलेश यादव ने जो जातीय गोलबंदी की है, बड़े नेताओं को शामिल किया है, चाहे वो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य हों या फिर दारा सिंह चौहान, तमाम नेता हैं, उसका फायदा क्या अखिलेश को इस बार मिल सकता है? आप सही कह रहे हैं, मैं इस चीज को बताता हूँ, कुछ कहना चाहूंगा इसके ऊपर कि जो सपा की रणनीति है वो बेसिकली जो है वो निजी कम्युनिटी को साथ जोड़ने की है, ओबीसी और दूसरी जातियां जो है। दरअसल जो अपर कास्ट का वोट है, जो ब्राह्मणों और ठाकुरों की बात की जा रही है, उसमें वो इनिशिएटिव नहीं, न जाने कैसे उस तरीके से नहीं ले पाए अखिलेश यादव जी, जो उनको अगर कहूं तो सोशल इंजीनियरिंग को जब तक आप स्टैंड नहीं करेंगे तो ये अपर कास्ट का जो वोट परसेंटेज है वो उधर नहीं लैंड करेगा। जब वो उधर गिरेगा नहीं तो फिर अगर आपको ये लगता है सर कि जो है आप समीकरण खड़ा कर चुके हैं, तो ये स्थिति मुझे समझ में नहीं आती। और लगातार आप एक से और देखिए, लगातार दिख रहा है, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि साहब जो है पूर्वांचल में क्या होगा, तो योगी को खड़ा करने की पीछे एक रणनीति है बीजेपी की।
बीजेपी खाली योगी को वहां से नहीं लड़ा रही है, वो पूरा उस बेल्ट के समीकरणों को साधने के लिए योगी का कर रही है, जिसमें योगी का एक लंबे समय से प्रभाव रहा है और वो उसके जरिए इन अपर कास्ट के वोट को अपने साथ स्टैंड करना चाहती है, रखना चाहती है। और कोई ऐसी, जैसे मान लीजिए कि करहल में तो बघेल को उतार करके इन्होंने एक चुनौती देने की कोशिश की, घेरने की कोशिश की अखिलेश यादव को, लेकिन ये चुनौती मुझे गोरखपुर में नजर नहीं आ रही है। अब ये पॉइंट जो है, दूसरी बात है अगर चौथे और पांचवें फेज, ये छठवें फेज के चुनाव जो होंगे या चौथे के बाद वाले चुनाव हैं, जैसे मान लीजिए कि अयोध्या का इशू है, अब उस पूरी बेल्ट में ये मैसेज जो है, जो राम मंदिर का है कि हम बना रहे हैं, इसका क्या मकसद है? आखिरकार कुछ ना कुछ मकसद तो है ही। अब मुद्दे जो है और बीजेपी का सदाबहार मुद्दा रहा है राम मंदिर। इस बार तो राम मंदिर का भवन निर्माण भी शुरू हो गया है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा तो बीजेपी को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विजय जी, जो पांचवें फेज में कुछ जिले पूर्वांचल के, उसके बाद छठे सातवें में सारे पूर्वांचल के जिले हैं, वहां पर जो बुलडोजर वाला बयान बार बार आ रहा है, बुलडोजर फिर से और ज्यादा ध्वनि के साथ गरजेगा, क्योंकि जहां जहां बुलडोजर चले हैं वो जो इलाके हैं सब पूर्वांचल के हैं, माफियाओं के हैं। शैलेंद्र जी, आज जो बीजेपी के सारे प्रवक्ता मैदान में है, वो कह रहे हैं, आप जरा सा उनका उठा के देख लीजिए, वो यही तो बार बार रिपीट कर रहे हैं। और पूरी जो कैंपेन बीजेपी की है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता ये बुलडोजर कैंपेन कैसे बन गई। विकास की कैंपेन जो हमने जो विकास की छड़ी कही, वो तो मुझे गायब दिख रही है, वो तो पूरी तरह से बुलडोजर, बिल्कुल बुलडोजर को एक ब्रांड बना लिया है। रफत फातिमा हमारे साथ बनी हुई है। रफत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से राष्ट्रवाद, आतंकवाद का जिक्र लगातार तमाम मंचों से कर रहे हैं। उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट के जरिए भी इसकी खिलाफत की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद उनके मन में है, हमें तो कहीं आतंकवाद नजर नहीं आ रहा। क्या प्रियंका गांधी को लगने लगा है कि आतंकवाद राष्ट्रवाद के मुद्दे पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है? नहीं, देखिए, ये इसी मुद्दों पर अपना जो है एजेंडा इनका यही है, सिर्फ आतंकवाद, मंदिर मस्जिद, घर वापसी, लव जिहाद, गाय, यही सब इनका एजेंडा रहा है। जब ये बात करते हैं अगर विकास की, तो पूरी तरीके से झूठ। लड़ने में कांग्रेस के दो प्रधानमंत्री, हमारे राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी ने शहादतें दी हैं, तो वो लोग बात कर रहे हैं आतंकवाद पे, जिनकी कोई ना भूमिका रही है आजादी के आंदोलन में और ना ही जो है कभी जो है ऐसी कोई बलिदान दी, वो आज बात करें आतंकवाद की। जब ये नोटबंदी करते हैं तो कहते हैं आतंकवाद खत्म कर दिया है। तो इनकी कटनी करने में बड़ा अंतर है। ये सिर्फ पोलराइजेशन का खेल खेलते हैं और जनता को भटकाते हैं। तो जनता ने मन बना लिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना भी चाहूंगी जनता से कि वो अपने विकास के मुद्दों पे बात करें, वो अपने जो समस्याएं हैं उस पर बात करें, और परिवर्तन लाने के लिए जाहिर जरूरी है, लोकतंत्र की बका के लिए जरूरी है कि वो 10 मार्च को जो है बता दे कि वो परिवर्तन लाएगी। जिस तरीके से इनको सराखों पे बैठा था, उसी तरीके से वो इनको खड़े हो गई। दीपक जी, जवाब दीजिए, क्या राष्ट्रवाद, आतंकवाद, माफिया, बुलडोजर यही चलता रहेगा? फिर विकास की बात कही जाएगी, बेरोजगारी जो बढ़ी है उसकी बात की जाएगी, महंगाई की बात की जाएगी। क्या ये बातें भी बीजेपी के जो नेता मंचों पर पहुंच रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, उनमें नजर आएगी? भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में राष्ट्रवाद हमेशा से प्राथमिकता के तौर पर रहा है, और जहां तक आतंकवाद की बात है तो एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जब देश सुरक्षित रहेगा तभी विकास भी होगा, तो ऐसा नहीं है। अब जहां तक ये हमारे प्रधानमंत्री जी का सवाल है कि ये बार बार आतंकवाद का नाम लेते हैं, तो आप ये इन माननीय लोगों से पूछिए कि जो जिसको सजा हुई है अहमदाबाद में, उसके जो पिताजी हैं वो सपा मतलब माननीय अखिलेश यादव जी के साथ क्यों दिखे फोटो में? क्या संबंध है? इस पर वो क्या कहेंगे? हाथरस कांड में जो दोषी है उनके पिताजी माननीय जो है योगी आदित्यनाथ या जो है उत्तर प्रदेश सरकार के केंद्रीय मंत्रियों के साथ दिख रहे हैं, उनको सजा क्या इसलिए नहीं मिल रही है? वो उस समय की परिस्थितियां थी वहां पे, क्योंकि भीड़ उग्र हो रही थी। नहीं, जब आपकी बारी आए तो परिस्थितियां अलग हो जाती हैं, जब दूसरे की बारी हो तो आप सीधे सीधे उसको निशाना साधते हैं। सरकार में रहेगा शैलेंद्र जी, इसके जरा एक सवाल और पूछिएगा। आगरा पुलिस कस्टडी में जो एक भाई के साथ पुलिस कस्टडी में भाई मर जाता है, उसकी जवाबदेही किसकी है साहब? क्या वो उत्तर प्रदेश सरकार के? जवाब दीजिए। मैं
कह तो रहा हूँ, उसकी न्यायिक जांच चल रही है, आप न्यायालय पे भरोसा रखिए। अगर दोषी ठीक है, हाल में ठीक है, समय का अभाव है। अलीगढ़ के अंदर ठाकुर समाज के लास्ट कमेंट रमेश जी से ले लेते हैं। रमेश जी, 2014 की बात करें, 17 की बात करें, 19 की बात करें, हर चुनाव के वक्त ये राष्ट्रवाद आतंकवाद का मुद्दा छाया रहा, जिसकी वजह से बीजेपी को जमकर वोट मिले हैं। क्या लग रहा है एक बार फिर से 2022 में हम उसी दिशा में आ खड़े हुए हैं कि एक बार फिर से राष्ट्रवाद और आतंकवाद की बात करके जो लोग हैं, जनता है, उसका वोट लिए जाए? क्योंकि आज अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें सीधे सीधे उन्होंने मुख्य विपक्षी पार्टी जो है समाजवादी, उसके खिलाफ हमला बोला और कहा कि अखिलेश तेरे 4 यार गुंडा, अपराधी, माफिया और भ्रष्टाचार। और आतंकवाद राष्ट्रवाद का लगातार जिक्र हो रहा है प्रधानमंत्री की रैलियों में, जनसभा में। रमेश जी को आपको लाइन पे लेने से पहले एक शब्द बोलना चाहूंगा। बलवीर जी, समय का अभाव है, माफी चाहेंगे। बस मैं 10 सेकंड लूंगा, 10 सेकंड लूंगा। क्या ये देश बीजेपी या बीजेपी के नेताओं का ये क्या सर्व समाज है, पूरा देश क्या सर्व समाज के लोगों का नहीं है? ये जो राष्ट्रवाद या आतंकवाद पे जो बात करते हैं बीजेपी के लोग। ठीक है रमेश जी। देखिए शैलेंद्र जी, इसमें 2 तरह की बातें हैं। टाइमिंग को लेके थोड़े से सवाल उठ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के पास में ये 4-5 जो गिने मुद्दे हैं, पाकिस्तान हो गया, जिन्ना, राष्ट्रवाद, आतंकवाद, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा होता नहीं है। अभी इन्होंने जिक्र करा कि जो अहमदाबाद का मामला आया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के कोई अगर इसमें पैनल में कोई अधिकृत कोई नेता बैठा होता, प्रवक्ता बैठा होता, तो उनसे पूछते, और ये बेचारे कार्यकर्ता ये नहीं बता पाएंगे। ये फैसला सितंबर 2021 का रिजर्व था स्पेशल कोर्ट में। इसको इसी समय जवाब इसको पटल पे लाने की क्या जरूरत थी? ये टाइमिंग देखी जाती है ना। आप साल भर के पहले का मुद्दा आप चुनावों के समय बम फोड़ रहे हो, तो कोई जनता बेवकूफ तो है नहीं, हर चीज को समझती है, ये सारी चीजें को लेके। लेकिन मुझे लग रहा है जो स्टेट का जो मसला होता है, जो स्टेट का मसला होता है, वो आप सेंट्रल से मत जोड़ो, आप राष्ट्र से बिल्कुल मत जोड़ो, क्योंकि एक विधानसभा के अपने मुद्दे होते हैं, बुनियादी मुद्दे होते हैं। राज्य सरकार ने कौन से विकास कार्य कराए हैं, आपको उन पर बात करनी चाहिए। केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, वो तो सभी राज्यों के लिए हैं, वो सिर्फ वहां के लिए नहीं जहां सिर्फ बीजेपी की सरकार चल रही है। और टाइमिंग की जैसे आपने बात कही, तो टाइमिंग को लेकर सवाल उठते हैं। अब जनता कितनी समझदार है, क्या वो टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए वोट करेगी, या फिर उसने सोच लिया हमें किसको वोट करना है? फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज के मुद्दा में बात कर रहे थे, जो बुलडोजर की लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ बात कही जा रही है, तमाम मंचों से कही जा रही, उधर आतंकवाद राष्ट्रवाद भी छाया हुआ है। कल चौथे फेज के चुनाव हैं, 9 जिलों में वोटिंग है। उन सीटों पर क्या ये जो तमाम मुद्दे हैं, ये वोट में बदलेंगे, किन मुद्दों पर जनता वोट देगी, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। जहां जाए रिश्ते बनाएं।